भ्रष्ट आदमी। अच्छा, उमेश कुमार। उमेश कुमार ब्लैकमेलर है, ठीक है। सबको पता है ब्लैकमेलर है। कोई मेरी व्यक्तिगत सोच नहीं है, ये सबकी राय के साथ है। जो चीजें आज आपने यहाँ पे ओपन माइंड से एकदम बिल्कुल फ्रैंकली बोल दी हैं, तो क्या आप ये सब चीजें उनके सामने बोल पाएंगे? मैं इससे भी अच्छे ढंग से बोलूंगा। अच्छा, अभी आपने मिमिक्री की थी कुंवर सिंह चैंपियन जी की और भावना पांडे जी की, तो वो क्या पूरा मामला था? क्यों आपने वो मिमिक्री की थी? लोगों को आग्रह करने के लिए या वो आपका शौक है? नहीं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पत्रकार 5-5 करके बिक गए? 5-5 करके मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ कि बिक चुके थे। अच्छा। और उन्होंने कहा कि देखो जी, हमारे तो उमेश भैया है, दूसरे ने कहा हमारे प्रणव भैया है, तीसरे ने कहा हमारी भावना दीदी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्रॉडकास्ट में। और आज हम आए हैं एक नई शुरुआत के साथ और एक नए चेहरे के साथ तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं वैसे ही काफी पुरानी हूँ। तो हमारे साथ कांग्रेस के नेता आशीष सैनी जी जुड़े हुए हैं, तो आज इनसे भी हम कुछ बातचीत करेंगे क्योंकि इनका पेशा है मिमिक्री करने का और राजनीति को मिमिक्री करके दर्शाने का कह लो या फिर ये कह लो कि लोगों को अलर्ट करने का। तो चलिए इनसे सीधी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। चलिए सर, राजनीति की बातें तो जरूर करेंगे, लेकिन हम उससे पहले मैं जानना चाहूंगी आशीष सैनी जी के बारे में। मतलब वैसे तो लोग आशीष सैनी जी को जानते ही हैं, लेकिन मैं आपके मुंह से जानना चाहूंगी कि सही मायने में आशीष सैनी जी कौन है और क्या उनका बैकग्राउंड है? मैं बड़े मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरी फैमिली में बच्चों को एजुकेशन को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। इसलिए मेरी एजुकेशन पहले, क्योंकि हम लोग देहरादून रहते थे, वहाँ से हुई है, रुड़की से हुई है और बेंगलोर से हुई है। बेंगलोर से MBA करने के बाद मैं अपने प्रोफेशन में जब जुड़ा और जॉब में आया तो हमने अपने प्रोफेशन को लगभग 10 साल तक आराम से चलाया। तो उसके बाद मैं फिर 100% पॉलिटिक्स के लिए अपने आप को समर्पित किया कि एक साथ 2 काम करने में दिक्कतें थी। और राजनीति में आने का भी मुख्य कारण था कि जो सेवा का जो भावना है, समाज सेवा की जो भावना है, उसमें अगर कहीं अटकाव होता है तो उसका समाधान राजनीति के माध्यम से किया जा सकता है। राजनीति में मेरी एक सोच ये भी थी कि अगर पढ़े लिखे लोग और वो लोग जो समाज में कुछ देने की सोच रखते हैं, अगर वो राजनीति में नहीं आएंगे तो गलती से हम लोग ही इस राजनीति को अपराधियों के और ऐसे लोगों के, माफियाओं के हाथ में छोड़ दे रहे हैं और बाद में हम किसी को दोष दें तो वो हमें अधिकार नहीं है। माफिया किसे कहना चाह रहे हैं सर आप? देखिए, जब लोकतंत्र स्थापित हुआ, लोकतंत्र में कानून को तोड़ने मरोड़ने वाले लोग और कानून का गैर जरूरी इस्तेमाल करके, गलत तरीके से इस्तेमाल करके और संसाधनों पर कब्जा करने की जो नीयत है वो माफियाओं की होती है। और लोकतंत्र में ही ये शब्द आया है, उससे पहले ये शब्द नहीं था। तो जब आप लोकतंत्र में है तो आपको इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तो आपको खड़े होने का रास्ता राजनीति से निकलता है और बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल्स और अच्छे लोग भी राजनीति में हैं और उनको आदर्श मानते हुए ये लगा कि राजनीति में आना चाहिए और राजनीति एक समाधान का माध्यम हो सकता है। मैं आपको बिल्कुल, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे अभी आपने बोला कि राजनीति में आने का मेरा मकसद ये था कि लोगों की हेल्प करना, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तक राजनीति में आने के बाद कितने लोगों की आपने हेल्प की है? नहीं, इंडिविजुअल को अगर आप ना समझे, मैं इस शब्द को दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ। एक सोशल जस्टिस एक शब्द है। अच्छा। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय नागरिकों को अधिकार देता है, समानता का अवसर देता है और नागरिकों की देश की तरक्की में भागीदारी सुनिश्चित करता है। कहीं ना कहीं किसी भी कारण से यदि सामाजिक न्याय में कुछ कमी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है, लोकतंत्र के चारों स्तंभों की, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो हमारी मीडिया और पत्रकार भी हो। मीडिया और पत्रकारों का भी एक मुख्य काम क्या है कि कमजोर और गरीब लोगों की आवाज को उठाना, तो इसलिए वो भी सामाजिक न्याय का एक हिस्सा है। तो सामाजिक न्याय में अगर उस लड़ाई को भी हम भारत के डेमोक्रेसी को अगर देखते हैं तो अभी हम 10% भी पूरा नहीं कर पाए और हमें इसे 100% तक ले जाना है और ये कोशिश हम करते रहेंगे। आज के समय में सामाजिक न्याय की अवधारणा के चलते ही, न्याय की अवधारणा के चलते ही बहुत सारे लोगों को न्याय मिल सका है, लेकिन ये सबके लिए सुलभ हो, इसके लिए हमें लगातार कोशिश करनी है। इसी भावना के साथ कि मैं भी अपने आप को इसमें शामिल करूं इस लड़ाई में, तो अपने आप को शामिल किया है और पूर्णतः समर्पित करने के लिए हमने ये कोशिश की कि कैसे भी हो लेकिन इस लड़ाई को अनवरत रखा जाए और आने वाली पीढ़ियों तक चालू किया जाए। ठीक है सर, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि भी आपने बोला कि बहुत टाइम पहले आपने राजनीति ज्वाइन कर ली थी, तो ये क्या पूरा मामला था और किस तरीके से आपने राजनीति ज्वाइन करी? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल इंसान होता है ना, वो राजनीति ज्वाइन करने से थोड़ा सा हिचकिचाता है या अवॉइड करता है कि नहीं, राजनीति में ना जाए तो ज्यादा बेटर है।
मैं आपको बताता हूँ, मैंने 93 में हाई स्कूल किया और उस समय दो घटनाएं बिल्कुल थी जो राष्ट्रीय स्तर पर छाई हुई थी। पहली एक घटना थी कि बीपी मंडल ने मंडल कमीशन लागू किया, दूसरा देश में राम मंदिर का जो आंदोलन था वो चला। और उन दोनों चीज़ों को मैंने अपने जवान होने तक, अपने एक तरह से पूरी तरह समझदार होने तक इसको लगातार देखा। तो मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि अभी भी हम अपने राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति और अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं है। लोग अपनी समस्याओं को जानते भी नहीं है। अच्छा। और उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि उसके अधिकार हमें संविधान ने क्या दिए हैं और जिससे हम उनको सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूं, शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, इस मामले में सबकी सहमति है कि कोई कितना भी गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो सरकारी स्कूल में भी शिक्षा लेगा, तो भारत के जो प्रशासनिक तंत्र है वो सुविधा उपलब्ध है। लेकिन वो शिक्षा सबको मिले, इसमें भी सुनिश्चित करने में समय लगेगा। अटल जी की सरकार आई तो एक आपने देखा भी गाना कि सब स्कूल चले करके गाना बना और स्लोगन बनाए। उसके बाद कपिल सिब्बल जब HRD मिनिस्टर थे तो उन्होंने 2013 में एक RTE कानून लाए। यदि आज़ादी के 10 साल बाद भी RTE कानून लाना पड़ रहा है कि सबको शिक्षा मिले ही, तो उसके लिए कंपल्सन किया गया है। तो आज भी शिक्षा में 10% बच्चे छूट जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि कम से कम एजुकेशन हो तो सबकी हो। हेल्थ का अधिकार सबका है, सबको मिले। लेकिन ऐसा ना होना कि देश की सरकार एक वैक्सीन बनाए और बाद में कहे कि हम मुफ्त बांट रहे हैं, तो हमें मुफ्त और ना घोषित करें। बेहतर स्वास्थ्य और निःशुल्क स्वास्थ्य एक चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है और देश के नागरिक का अधिकार है। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, नागरिक का अधिकार सुरक्षित हो। ये इन दो विषयों पे मैंने आपको बताया। ऐसी सुरक्षा की बात है, ऐसी मतलब नेशनल सिक्योरिटी है, बहुत से इशू है। मतलब हर इशू पे हमें पता तो हो। आज हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो और अधिक जागरूक है इन चीज़ों को लेकर, अपने अधिकार को लेकर। आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनोमस होती है और यूनिवर्सिटी में हमारी नई पीढ़ी शिक्षा ग्रहण करती है। और कई सारे आंदोलनों को यूनिवर्सिटी ने ही जन्म दिया है, कई सारी क्रांतियों को। तो आज भी जो भी क्रांति कर देश में आएगी तो शिक्षा के माध्यम से आएगी और पढ़े लिखे लोग यूनिवर्सिटी के माध्यम से इसको लाएंगे। और चाहे कितना भी प्रशासनिक दबाव हो, कैसे भी दबाव हो, लास्ट में हम जो हमारी नई आने वाली पीढ़ी कोई भी होगी हर साल, वही इस किसी भी नई क्रांति को जन्म दे सकती है। हम उसमें शामिल होना चाहिए, चाहे हम किसी माध्यम से हो। बहुत से लोग हैं वो प्रोफेसर बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं या किसी भी फील्ड में जाएंगे, तो हर जगह उनके राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी निर्धारित है। बस उनको मालूम हो, इसकी जानकारी हमें सबको देते रहना चाहिए दूसरे को। जैसे कि आप राजनीति में हैं, आपके घर में आपके बच्चे भी हैं, मतलब तो जब एक बाप या माँ जो होती है वो चाहते हैं कि वो जिस फील्ड में है बच्चा भी उनका उसी फील्ड में जाए, तो क्या आप चाहते हैं कि जो आपके बेटा या बेटी जो भी हो तो वो राजनीति में ही अपना करियर बनाए, या राजनीति, क्योंकि डॉक्टर जो है वो चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, टीचर चाहते हैं मेरे बच्चे टीचर बने, तो क्या आप चाहते हैं कि जो आपके बच्चे हो वो भी राजनीति में ही जाए? नहीं, मैं इस चीज को स्वतंत्र कर देता हूँ। जैसे ही मेरे बच्चे 18 साल के होंगे वो अपने बारे में निर्णय स्वतंत्र रूप से लें, मैं ये चाहूंगा। मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं उन पर अपनी इच्छा थोप दूं, ये उनकी इच्छा है। और हर 18 साल का बच्चा जैसी उम्र पार करता है, अगर वो राजनीति में जाना चाहते हैं तो आप उनको रोकेंगे? नहीं, मैं रोकूंगा भी नहीं आएंगे तो मैं कहूंगा भी नहीं। अच्छा, सिर्फ ये कि वो 18 साल का बच्चा एक परिपक्व बच्चा है जिसको वोट डालने का अधिकार मिल रहा है, वो अपने बारे में स्वतंत्र निर्णय ले। जो हमारा हिंदुस्तान का जो समाज है वो कहीं ना कहीं 18 साल के बच्चे को हम वयस्क घोषित तो करते हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से वयस्क करीब 35-40 साल बाद होता है। बिल्कुल। तो आपके अकॉर्डिंग बच्चों के लिए राजनीति सही है या नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में आना और पॉलिटिक्स के बारे में सोचना एक हर नए पैदा होने वाला, इसलिए कह रहा हूँ कि 18 साल के बाद हम उनको वयस्क घोषित करते हैं। बिल्कुल। हर नए वयस्क का एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है कि उसे लगना चाहिए कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। उसका रास्ता अगर राजनीति से गुजरता है और उसमें उसकी सहभागिता किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो सीधे सीधे हो या परोक्ष रूप से हो, तो दोनों ही स्थिति में उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसके लिए हम उन्हें प्रेरित जरूर करें। अगर वो राजनीति में नहीं आते हैं, वो कारोबार में या किसी भी काम में, वहाँ रह के भी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी और संविधान के को मजबूत करने का काम, ये सब काम वो कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, एक और सवाल सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आपने राजनीति ज्वाइन करी तो आप बीजेपी में थे, बीजेपी से करी, फिर कांग्रेस थे तुरंत बाद, मतलब काफी टाइम बाद फिर आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया? नहीं, बीजेपी में आना, बीजेपी में एक चॉइस थी उस समय। भाजपा एक अच्छी पार्टी थी, बहुत अच्छे एजेंडे के साथ चलती थी, सब कुछ था। मुझे लगा कि बीजेपी अच्छी है
तो लेकिन जिस समय मुझे लगा कि वास्तव में संविधान और सामाजिक न्याय की अवधारणा के बिल्कुल खिलाफ जा रही है, तो मैंने इसको बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, कोई नाराजगी व्यक्त करते हुए किए बिना आराम से छोड़ा। और मैंने कम से कम भी 2 साल 2007 से लेकर 2009 तक लगातार स्टडी किया कई चीज़ों को, और अपने आप को अध्ययन में ही लगाया। तो मतलब स्टडी उसके करने के बाद आपको हाँ, लगा नहीं कि बीजेपी के नहीं, साथ मुझे रहना चाहिए? हाँ, नहीं क्यों, लगा। ऐसा क्यों? मतलब बीजेपी नहीं, में ऐसी उसमें क्या चीज है? मैं कह रहा हूँ ना, एक सोशल जस्टिस की जो बात है, इस शब्द के और एक हमारा जो संविधान की पहला जो अक्षर है संविधान के प्रस्तावना का, कि हम भारत के लोग, उन दोनों शब्दों के खिलाफ बीजेपी की अवधारणा मुझे दिखी। और वास्तव में बीजेपी ने जो बातें कही, यदि आप उन्होंने कहा कि हम बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदू समाज की राजनीति करेंगे, देखने में प्रथम दृष्टया ये बहुत अच्छा लगता है कि देश की 80% आबादी अपने धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम इसी अवधारणा ने किया। हमने अपने आप को कमजोर कर लिया। अच्छा। क्योंकि बीजेपी ने जब हिंदुत्व की बात की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसको एक डिसग्रेड और डिग्रेड करने का काम किया। मतलब अध्यात्म के नाम पर अगर आप राजनीति कर रहे हैं, तो धर्म के नाम पर की गई राजनीति हमेशा अर्थव्यवस्था को भी कमजोर करती है, और सबसे बड़ी बात उस धर्म को भी कमजोर करती है। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो बीजेपी ने अपना डंका बहुत जोर से बोल चुकी है, मतलब बहुत बुरी तरीके से उन्होंने अपना झंडा लहरा दिया है। तो उसके बाद कांग्रेस कैसे मतलब अपना झंडा लहरा पाएंगे? क्योंकि जैसे कि अभी सुनने में भी आ रहा है हरीश रावत जी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि हरीश रावत जी कांग्रेस से जीत पाएंगे? और अगर जीत पाएंगे तो कितने % वोटों से जीत पाएंगे? मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दूं कि बीजेपी का जो डंका है वो हर राज्य में और हर मुद्दे पर वो फट चुका है। अच्छा। हालात ये है कि बीजेपी के व्यक्तियों से आप कभी इंटरव्यू करने का आपको लगातार मौका मिलता है, आप उनसे पूछिए कि बीजेपी ने काम क्या किया, काम कभी नहीं बताएंगे। वो हमेशा आपको धर्म के नाम पर डराने का और कहीं ना कहीं धमकाने का, दोनों काम वो लगातार एक साथ करते हैं। वो आपको डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं, और साथ साथ लूट भी रहे हैं। वास्तव में ये सूट बूट और लूट के लोग हैं, इन्हीं की सरकार बनी हुई है। कांग्रेस के आप राजनीति के 70 साल का पुराना 75 साल का इतिहास देखेंगे, कांग्रेस ने सत्ता को खोना स्वीकार किया, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। बीजेपी अपने सिद्धांतों को हर वक्त तिलांजलि दे देती है, और लेकिन सत्ता उसे किसी कीमत पर चाहिए। सत्ता की जो इच्छा है, सत्ता का जो क्रेज है, वो किस लिए है? वो ऐसा क्या करना चाहते हैं कि सत्ता मिले? पूर्ण बहुमत उन्हें मिल चुका है, राज्यसभा में आ चुके हैं, बहुत सारे राज्यों में आ चुके हैं। ऐसा कौन सा काम था जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा और उसे किया हो, और कोई बाधा बन रहा हो? तो बताए ना कोई। अभी तक मैनिफेस्टो का कोई काम नहीं कर रहे। अच्छा। अभी इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा सामने आया, जिनमें दोनों देशों में लड़ाई छिड़ी अभी 3 दिन पहले। मैं 3 दिन से लगातार पढ़ रहा हूँ कि हमारी देश की सरकार जो है वो, क्योंकि जब हम देश से बाहर की बात करेंगे तो हम सब लोग एक साथ हैं, बिल्कुल। तो सरकार का कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। सोशल मीडिया पे आई स्टैंड विद इजराइल लिख रहे हैं, और मौके पे 6 महीने पहले जब बात हुई तो मोदी जी ने कहा हम फिलिस्तीन के साथ हैं। अच्छा। तो हम है, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई, हमारा स्टैंड क्लियर नहीं है। देश का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खत्म होकर विदेशों में शिफ्ट हो चुका है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हम देश की 3रे नंबर की आबादी है हिंदुस्तान, और 3रे नंबर की आबादी में हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम अपने नागरिकों को श्रम दे सके, कोई कारोबार के अवसर दे सके। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने एक वो शेयर बनाया जिसमें बहुत सारे कांटे घूमते थे, आज वो शेयर कमजोर होकर खत्म हो चुका है। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की सरकार ने कोई नया काम नहीं किया। और अभी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी विदेश घूम के आए, MOU साइन कर रहे हैं। गुड़गांव की कंपनियां इंग्लैंड में जाके MOU पे साइन कर देती है, और उत्तराखंड में दिखा देते हैं। मतलब खुला धोखा अगर आप कर रहे हो, और अगर नागरिक उसको समझने के बजाय केवल धर्म के नाम पे अंधा होकर अगर बीजेपी को वोट दे रहा है और बीजेपी जीत रही है, तो मेरी नजर में वो डंका पीटना नहीं है। जिस दिन सच्चाई से अवगत होंगे, बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आएगी, ये तय है। जिस दिन हल्का सा सच समझ लेंगे आप, बीजेपी कभी पावर में नहीं आएगी। और बीजेपी में कह रहा हूँ पूर्ण बहुमत के बाद भी और पूरी ताकत होने के बावजूद भी आज भी ताकतवर नहीं है। आज भी ED, CBI इन सब को लेकर लोगों को फंसाने में, डराने में, इन सब में लगे हुए हैं। आज ही मीडिया के बहुत बड़े हिस्से को खरीद के गुलाम बना के कह रहे हैं कि तुम्हें हमारे लिए ही बोलना है। ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया को गुलाम बना लिया है? नहीं, गुलाम बन चुकी है मीडिया। मणिपुर पे नहीं बोलेगी, मीडिया सीधा इजराइल और फ्रांस पे, वहां पे यूक्रेन पे बात करेगी। मणिपुर के अंदर कितनी शर्मनाक घटना हुई है, उसके अलावा ऐसी सैकड़ों लोग शर्मनाक करने वाली घटना है कि हमारे देश के लोकतंत्र में अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो बिल्कुल वास्तव में डूब मरने वाली बात है। हम चेहरा दिखाने लायक नहीं है।
दूसरी आप देखिए 126 देशों में भारत के लोग लंबे समय से रहते हैं, कारोबार करते हैं, नागरिक भी हैं वहाँ के, और परमानेंट वीजा भी उनको मिला हुआ है, सब कुछ सुविधाएं मिली हुई है। और हम विदेश में जो हमारे लोग रहते हैं, हम बड़े सम्मान से और बड़े विनम्रता से उनको देखते हैं कि अच्छे लगते हैं कि हमारे घर के कुछ लोग विदेश में है। आज के हिंदुस्तान में अगर कोई माँ बाप अपने देश में है, वो बोलते हैं मेरा बेटा या बेटी विदेश में है, तो छाती चौड़ी करके बोलते हैं। लेकिन स्थिति क्या है, आज विदेश के अंदर उनको अल्पसंख्यक बना के और उनको झंडा पकड़ा के मोदी जी ने भारत का, और ये कहा है कि भारत जिंदाबाद बोलो, प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद बोलो, उनको उनके देश में एक क्वेश्चन मार्क लगा खड़ा कर दिया। अगर आज सऊदी अरब से, अरब कंट्रीज से लेके इंग्लैंड, ब्रिटेन, कनाडा, सब जगहों से अगर भारत के लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा तो कहाँ लेके आएंगे ये? अगर आप अपने यहाँ सीए कानून लाएंगे, कोई लॉजिक नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है, ला रहे हैं। बांग्लादेश के नागरिकों की अगर अवैध घुसपैठ है, उसके लिए पर्याप्त कानून बने हुए हैं, उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। वो काम करो ना, ये फर्जी कानून बना के क्या कर रहे हैं? तो ये सरकार भी, और ये जो आइडियोलॉजी है, ये देश के लिए घातक है। हम एक मजबूत देश नहीं बना पा रहे हैं, हमें कमजोर एक। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आने वाले टाइम पे कांग्रेस आती है तो वो एक मजबूत भारत बना पाएगी, मजबूत देश बना पाएगी? नहीं, जो डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो सामाजिक समरसता से और समानता के अवसर से आता है। कारोबार के अवसर मिले, सबको मिले। अगर सरकार ये कहती है कि हमारे यहाँ मान लो एसी के कंप्रेसर बनते हैं, फ्रिज के कंप्रेसर बनते हैं, कंप्रेसर का प्लांट हमारे देश में नहीं है, सरकार ये कहती है कि अगर आप भाई पूरे देश में हर राज्य में एक एक प्लांट लगाओ ताकि हमारा प्रोडक्शन पूरा हो सके, तो क्या हम दे पाने की स्थिति में है? हम क्या उनकी तकनीकी मदद, आर्थिक मदद क्या कर पाएंगे प्लांट लगाने के लिए? और वो लगेगा तो किसका प्लांट लगेगा, किसको मिलेगा? तो हमारा तो ये कहना है कि सबको मौका मिले, आप ओपन फोरम पे सारी बात करें। ये नहीं कि सारा प्लांट लगाना। अभी मैंने एसी के प्लांट की बात करी है, एसी के कंप्रेसर की, तो कल को अदानी जी का प्लांट पूरे हर राज्यों में लग जाएंगे, लेकिन वो नागरिकों को अधिकार नहीं दे रहे। ये समझ में आ जाएगी, धीरे धीरे आएगी। आप जैसे लोग लोकतंत्र में नागरिकों की आवाज को मजबूत कर रहे हैं, तो ये आवाज धीरे धीरे समझ में आएगी। हम उन चाटुकारों के बहुत सख्त खिलाफ हैं जो मीडिया का चेहरा ओढ़कर बैठते हैं और बाद में कहीं ना कहीं सरकार की नुमाइंदगी करते हैं। अगर सरकार की जूतियां सीधी करने से लोकतंत्र मजबूत होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो शायद ऐसा ही किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। सच बोलना पड़ेगा, कड़वा सच सामने लाना पड़ेगा। सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि क्या लगता है हरीश रावत जी अगर कांग्रेस से भी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो क्या लगता है वो जीत पाएंगे? नहीं, कांग्रेस से तो जीत पाने की स्थिति तो सभी की है। अच्छा, हमने तो यहाँ पे 5 की 5 सीटें भी जीती है। हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को हमेशा, आज भी अगर लोग देखते हैं तो बड़ी उम्मीद और आशा और विश्वास से देखते हैं। आज भी अगर किसी को अपनी पुरानी पेंशन मिलने की आशा है तो बड़े प्रेम से कांग्रेस की तरफ देखता है। किसी को लगता है कि सोशल रिफॉर्म होना है तो कांग्रेस करेगी, किसी को लगता है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, किसी को लगता है कि अगर महिलाओं को सम्मान और अधिकार दिलाने का काम अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है। बीजेपी तो केवल एक झूठ का मुलम्मा चढ़ाते हैं। उन्होंने 4 दिन का एक विशेष सत्र बुलाया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और उसमें अब मार्केट में अफवाह फैली दूसरी। उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने जा रहे हैं, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये कराने में भी बहुत कठिनाई है और बहुत समस्या आएंगी, तो चुपचाप से महिला आरक्षण का बिल रखवा दिया और पास करा दिया। 9 साल से आप सत्ता में आप ले आते, लेकिन चलो ठीक है, हम कह रहे देर आए और बहुत दुरुस्त आए। कांग्रेस पार्टी ने आंख बंद करके उस बिल का समर्थन किया, लेकिन आपने देखिए प्रधानमंत्री ने 2 नाटक और कर दिए। उन्होंने कहा कि जब जनगणना हो जाएगी और जब ये दो का एक काम, और उन्होंने बताया कि जब ये 2 काम हो जाएंगे तब इसको लागू करेंगे। तो आज के वर्तमान हालात में तो मुझे लगता नहीं है कि 2034 से पहले महिला आरक्षण को हम लोग देख पाएंगे इस देश के अंदर। और महिला आरक्षण की बात करने वाली पार्टी अपने देश की जो महिलाएं हैं उनके लिए एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है, और कहीं ना कहीं उनका जो रवैया है वो दूसरे तरीके का है। चिन्मयानंद और ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग उनकी पार्टी में बलात्कारियों को माला पहना के स्वागत करते हैं। तो इतनी निकृष्टता के साथ वो महिला आरक्षण बिल पर किस खिसियाट के साथ काम कर रहे हैं। यही कारण है आप लगातार महिला आरक्षण के ऊपर? नहीं, महिला आरक्षण तो महिलाओं का अधिकार है। बिल्कुल। क्या देश के सांसद और विधायक बनने का महिलाओं का अधिकार नहीं है? हम ही जानते हैं कि महिलाएं अगर राजनीति में आती हैं तो वो संख्या कम है पुरुषों के मुकाबले में। राजनीति करने के लिए जो समय देना है, सब कुछ देना है, तो कहीं ना कहीं आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है, और आरक्षण दिया गया है तो दिया जाना चाहिए, कोई गलत नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हमने दिया है, इनको मालूम होना चाहिए कि निकाय चुनाव और ग्राम पंचायतों में पहले से ही 50% आरक्षण दिया गया है, और वो कांग्रेस पार्टी द्वारा ही दिया गया। लोकसभा और विधानसभा में जब उसे लाया गया तब इन्हीं पार्टियों ने उसको अटकाने का और भटकाने का काम किया, और 9 साल से खामोश बैठे थे।
अब वो क्योंकि वो बिल, मैं कह रहा हूँ ना कि दो चेहरे के लोग हैं, सामने तो लाए महिला आरक्षण का बिल, लेकिन जो पीछे फाइल रखी हुई थी वो दूसरी थी, वो वन नेशन वन इलेक्शन की थी। बीजेपी चाहती है कि पूरे देश में एक साथ इलेक्शन हो। अच्छा। और एक साथ इलेक्शन भारत के संघीय ढांचे पे सीधी सीधी चोट है। इनको संघीय ढांचा नहीं मालूम जी। और मैं आपको, आपके दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब देश को कॉन्स्टिट्यूट किया गया 47 में, इससे पहले भारत देश नाम का जो कंसेप्ट था वो केवल बिखरे हुए राज्यों के रूप में था। हम उसको एक जैसी भाषा और एक जैसे चेहरे के लोगों के रूप में मानते थे। लेकिन अगर हम चेहरे मोहरे के हिसाब से देखें, भाषा के हिसाब से भी देखें, तो भारत विविधताओं वाला देश है। और इस विविधताओं वाले देश को एक कानून के अंदर आप संघीय ढांचे को तोड़ के कभी नहीं रख सकते, ये संभव ही नहीं है। हर एक की अपनी अपनी समस्याएं, अपने अपने समाधान है, अपने अपने प्रतिष्ठान है कि हर राज्य अपनी भाषा को सम्मान देना चाहता है, तो आप कैसे ले आएंगे? बिल्कुल। तो अभी जैसे राजभाषा की बात होती है तो भारत, हिंदी हमारी मतलब राजभाषा हम बोलते हैं, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा है ऐसा नहीं है। बहुत सारे भूभाग में हिंदी नहीं बोलते, तो आप कानून लाके कैसे कर सकते हैं? ये संभव नहीं है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा नहीं है? नहीं, हिंदी भूभाग में बोले जाने वाली भाषा है। अच्छा। अगर आप हिंदी थोपने की कोशिश करेंगे तो वो राज्य काम नहीं कर पाएंगे। कल को अगर तमिल प्रधानमंत्री बन गए देश में और वो कहेंगे तमिल भाषा ही सबको सीखनी पड़ेगी, तो क्या हम लोग सीख सकते हैं? मातृभाषा तो वो है जो हमारी माँ बोलती है। अच्छा। और उसको कैसे हम बदलने की कोशिश करेंगे? तो सरकार को अधिकार नहीं बदलने का। तो ये क्या है कि केवल एक डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश है। और ये समझने की जरूरत है कि जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ उस वक्त वर्तमान भारत का केवल 40% हिस्सा था जो आजाद हुआ था। बाकी जो हिस्सा था वो रियासतों के बीच में था, या फिर वो नक्सलियों के पास था, वन क्षेत्र था जो किसी के अधिकार में था। इस सबको एक धागे में पिरो के पूरा देश बनाया गया है। इस देश को आप धर्म के नाम पे बांटकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करोगे तो तात्कालिक लाभ तो आपको मिल जाएगा सत्ता में बैठने के लिए, लेकिन सत्ता में बैठ के आप नागरिकों का कोई भला नहीं कर सकते और नहीं कर पाए हैं इन 10 सालों में। तो आज के जो सवाल है लोगों के, आज आप उन जनता के उन सवालों का जवाब देना अगर ये सरकार शुरू करेगी तो ये सत्ता से बाहर हो जाएगी और जनता वो सवाल उठाना शुरू कर दे। बस इतना भी है। तो मैं तो आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का, और कम से कम हम इन चीज़ों को आगे रख सकते हैं। और आगे भी उम्मीद रखेंगे कि देश में मीडिया की अपनी भूमिका है और मीडिया से सरकारें डरती हैं। इसलिए डरती हैं कि अगर हल्की सी भी गलती करेंगी तो मीडिया गर्दन पकड़ने को तैयार है। तो उसको वो ताकत मिलती रहनी चाहिए। उसको कभी भी उसके सम्मान को और उसकी ताकत को कमजोर करने की कोशिश जो सरकार ने की है तो वो नहीं होनी चाहिए। और मीडिया स्वतंत्र हो, मजबूत हो, ताकतवर हो और सरकारी गर्दन पकड़ने के लिए ताकत रहे, तो ये जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, एक और सवाल सर मेरा आपसे ये है कि आपने जैसे कि बताया कि आप 83 से राजनीति में हैं। नहीं, तो 98 से। सॉरी, 98 से आप राजनीति में हैं, तो कभी आपने चुनाव लड़ने की क्यों नहीं सोची? नहीं, चुनाव लड़ने के लिए भी तो बहुत मैच्योरिटी की जरूरत है और हम लोग नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हैं। अच्छा। तो पहले तो चीजें समझने में ही बहुत समय लग जाता है। आने वाले समय में अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो विधायक का लड़ेंगे या मेयर का? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं एक पार्टी का प्रमुख व्यक्ति होने के नाते एक विभाग को चला भी रहा हूँ और पार्टी की अनेक जिम्मेदारियों पे हूँ। तो चुनाव लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सबको लड़ाऊंगा भी, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो। अच्छा। प्रत्याशी जिसे पार्टी लाएगी तो हम उसके साथ खड़े होंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, अगर पार्टी हमें प्रत्याशी बनाएगी तो हम भी लड़ेंगे। अच्छा। लेकिन पार्टी किशोर को बनाएगी तो उसमें भी मैं ही शामिल हूँ। मैं उस चुनाव को उतनी ही ताकत की मेहनत से लड़ूंगा। यही हम एक पार्टी की कंसेप्ट होता है। हम पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाते हैं? चलिए, मान लीजिए कि आपको पार्टी ने चुन लिया है और आप मेयर बनने के लिए चुनाव लड़ते हैं और आपको पार्टी ने चुन लिया है और आप जीत भी गए हैं, तो ऐसे कौन से कार्य है जो आप करना चाहेंगे जो पूर्व मेयर ने अभी तक रुड़की में नहीं किए? देखिए, ये सवाल हालांकि बाद का है, लेकिन मैं इसको पहले ही जवाब देने में कोई मुझे आपत्ति नहीं है। अब तक जितने मेयर रुड़की में हुए हैं, रुड़की एक शिक्षा की नगरी है, तो मेरी अपनी जानकारी में कोई नया शिक्षा संस्थान रुड़की में स्थापित नहीं हुआ है, जबकि IIT जैसे संस्थान यहाँ पर हैं। तो मेरा तो सबसे पहला कहना है कि रुड़की को एक जो हमारा शहर है वो अतिक्रमण से मुक्त हो। पीने का पानी अभी केवल 30% आबादी को मिल पा रहा है। पीने का पानी मिले, सैनिटेशन, सीवरेज। और आप देखेंगे रुड़की चारों तरफ नहर और नदी दोनों से घिरा होने के बावजूद जल भराव में डूब रहा है। इंजीनियरों का शहर है और हालात तो इतने खराब है कि जो गंगनहर का पुल है उस पुल के ऊपर पानी भर जाता है।
तो पानी निकासी की तो सच में रुड़की में जो है पानी बहुत निकासी की हाँ। कोई समस्या नहीं है, सिर्फ 24 घंटे और एक जेसीबी मशीन और एक ईमानदार अधिकारी मुझे चाहिए। 24 घंटे के अंदर वो समस्या खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। लेकिन अतिक्रमण की जो मानसिकता है कुछ लोगों ने जो की है, तो जब तक उस मानसिकता को खत्म करके वो अतिक्रमण ठीक नहीं किए जाएंगे। इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं कहता हूँ आतंकवाद से बड़ी समस्या है। सड़कों पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, लोगों की घायल हो जाते हैं। तो इतने तो हमारे रुड़की में आके आतंकवादियों ने लोग नहीं मारे होंगे। यानी राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितना आतंकवाद है हमें उससे खतरा नहीं हुआ, लेकिन इंक्रोचमेंट की वजह से लोग मर रहे हैं, ये ज्यादा बड़ा खतरा है। बीमारी की वजह से मर रहे हैं, ये ज्यादा बड़ा खतरा है। कितने लोग हैं जो डेंगू की चपेट में आके अपने प्राण छोड़ चुके हैं। गलती किसकी है? हम लोग नगर निगम में उनकी सफाई व्यवस्था को दे नहीं पाए। अगर हम इस छोटे से आंगन की सफाई नहीं कर पाए हैं तो हम देश बनाने की बात करते हैं, इतना ढोंग करते हैं, क्या फायदा है? मैं इस पे ही आपको याद दिलाऊंगा कि स्वच्छता अभियान चलता है। बीजेपी के लोग तो और मंत्री जेब में पत्तियां गिन के लाते हैं, उनको सड़क पे डालेंगे और सफाई करेंगे, फोटो खिंचा के चले जाएंगे। मुझे आज तक भी मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी के लोगों को कि जितने सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल हमारे आसपास बने हुए हैं, उनकी टॉयलेट्स को जाकर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या स्थिति हमारी है। सरकारी स्कूलों की टॉयलेट्स में इतने अपना कूड़ा भरा हुआ है, हटाने वाला कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। तो यहाँ से अगर आप शुरुआत करेंगे स्वच्छता की, समझ में आती है। लेकिन वो जो नौटंकी चलती है, और हम लोग अगर उस नौटंकी से खुश हैं कि वो जो पत्तियों की सफाई कर दी, स्वच्छता के पोस्टर लगा दिए, तो वास्तव में सबसे बड़े देशद्रोही हम हैं। इलाज की जरूरत हमें, सरकार को तो बाद में देख लेंगे। लेकिन आप नागरिकों की हालत खराब है, वो सिर्फ वो नौटंकी और पोस्टर देख के खुश है। वैक्सीनेशन का फेलियर है, वो सबके सामने आया। वैक्सीन मिलने में दिक्कत आई, वैक्सीन लगने में समस्या आई, लेकिन हम इस बात से खुश हैं कि एक बोर्ड देखा कि मुफ्त वैक्सीन, जितनी वैक्सीन लगी है सारी मुफ्त लगी है, लेकिन इन्होंने कौन सी मुफ्त दी है? तो ये बात समझ में नहीं आई। तो इसलिए क्या ना कि जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही समाप्त हो चुकी है। हम तो अब डिबेट जब होती है तो डिबेट में सवाल जवाब होते हैं, बीजेपी का प्रवक्ता ही बैठेगा, कांग्रेस का बैठेगा, अन्य लोग भी बैठेंगे। लेकिन आज जवाबदेही खत्म क्यों हो गई? क्योंकि आज वो जो उनके प्रवक्ता हैं, आप राष्ट्रीय चैनलों की बात करेंगे तो उनके प्रवक्ता जोकरों जैसा व्यवहार करते हैं। जवाब कुछ हो, सवाल कुछ होगा, जवाब कुछ छोड़ देंगे, और कोई भी गंभीर नहीं दिखते, सिर्फ इसलिए कि कुछ एंकर्स जो है उनको एडिशनल सपोर्ट कर देते हैं। उससे क्या ना कि मन नहीं करता। आज टीवी का जो व्यूवरशिप है वो 60-70% तक घट चुकी है। ये हमारे डाटा नहीं है, ये जो एबीसी के सर्वे और जो इनके अपने एनबीसीसी के सर्वे होते हैं, उनके सर्वे के आधार पे है। आज टीवी में ऐड देने के लिए कंपनियां तैयार नहीं है, वो सोशल मीडिया पे या अल्टरनेटिव मीडिया पे जा रही है। तो क्यों विज्ञापन नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इनके विज्ञापन देखने वाला कोई नहीं है। आज मैं भी खुद जानता हूँ, मैं खुद ऐसा व्यक्ति था कि सुबह अखबार पूरा पढ़ना और न्यूज़ देखना मेरा एक शौक था। पिछले 8-10 साल से तो हमने बंद ही कर दिया, क्योंकि उसमें न्यूज़ नहीं मिलेगी। तो इसलिए समाचार ना मिलना देश के साथ तो बहुत बड़ी गद्दारी है। हर छोटी छोटी खबर, बड़ी से बड़ी खबर किसी माध्यम से आनी चाहिए, लेकिन अगर वो खबरें प्लांटेड होंगी, वो खबरें सिर्फ एक राय बनाने के लिए की जाएगी, तो वो बहुत बड़ा दिक्कत है। मैं भगत सिंह के कोट का उल्लेख करूंगा। भगत सिंह ने अपने एक बुक में लिखा है, पत्रकार है, वो मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। आज ये मरे हुए नागरिक जो है अपने समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। पानी भर रहा है तो डूब रहे हैं। एडीबी की सड़क बनी, एडीबी ने सड़क पे काम किया, वो काम घटिया क्वालिटी का था, सड़कें धंस गई हैं। तो जिसका घर धंस रहा है, टूट रहा है, वो भी चुपचाप बैठा है, वो कुछ नहीं बोल रहा। मुझे आपत्ति इस बात है कि तुम एसडीएम के धरने पे क्यों नहीं बैठते? लेकिन नहीं बैठे हुए घर पे कि सब ठीक हो जाएगा, सब अपने आप ठीक, कुछ नहीं ठीक होगा। तो ये मरे हुए नागरिक किसने पैदा किए हैं? ये कमजोर मीडिया ने पैदा किए, और कमजोर मीडिया को इस देश की इस सरकार ने किया, जो अदानी और अंबानी के बजट से चलती है। लेकिन आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश में आज भी 50% मीडिया ऐसी ताकतवर है कि सरकार के पसीने छूटते हैं जब वो सवाल पूछते हैं। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अगर 100% मीडिया बिकी होती ना, तो प्रधानमंत्री बिल्कुल छाती तान के वो अपना 56 इंच की जो भी है उनकी, उसको कहते कि हम चलो पत्रकार वार्ता करते हैं। लेकिन उन्हें मालूम है कि 50% पत्रकार ऐसे हैं, उनके सवाल इतने तीखे होंगे कि वो 56 इंच की छाती की छलनी बना देंगे। चलिए, 56 इंच से एक सवाल मुझे याद आया कि अभी आपने मिमिक्री की थी कुंवर सिंह चैंपियन जी की और भावना पांडे जी की। तो वो क्या पूरा मामला था? क्यों आपने वो मिमिक्री की थी? लोगों को आग्रह करने के लिए, या वो आपका शौक है? नहीं,
मिमिक्री थोड़ी थोड़ी सीखी है। अच्छा। और थोड़ा थोड़ा काम मतलब अच्छा लगता है, एक शौक है, वो व्यक्तिगत शौक तो था। आप कह रहे हैं कि ये आपका शौक है, हाँ, आप लोगों को अलर्ट नहीं करना लेकिन चाहते उसका उन लोगों वहां से। पे जो इस्तेमाल उस वीडियो में था मैं उसके उदाहरण दूंगा आपको, आपको दोनों चीज समझ में आएगी। मैंने उसमें मिमिक्री करते वक्त 3 प्रमुख नेताओं को केंद्रित किया, जिसमें पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन, बिल्कुल वर्तमान विधायक उमेश कुमार, बिल्कुल। और एक हमारी नेता भावना पांडे भावना उसमें पांडे। थी। हम्म, अब ये तीनों ने क्या किया, जब जलभराव हुआ तो मेरे जैसा व्यक्ति जो थोड़ा थोड़ा इंजीनियरिंग समझता है, थोड़ी थोड़ी राजनीति भी समझता है, तो मुझे लगा कि जलभराव एक राजनीतिक समस्या है और टेक्निकल समस्या इंजीनियरों का फेलियर है। अब मुझे इसमें कष्ट हुआ, मैं मीडिया के कई साथियों से कहा कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। तो मैंने क्या देखा कि सब लोग तो नहीं कह सकते कि सब लोग तो लगे हुए हैं कि जलभराव कैसे हुआ, कैसे समाधान होगा, इसमें लगे हुए हैं। लेकिन एक सेक्शन विशेष रूप से 10-12-15 पत्रकारों का वो इनके पीछे पिछलग्गू बन गया है। अच्छा। 5 पत्रकार इन वाले महानुभाव के साथ, 5 वाले इनके साथ और 5 वाले इनके साथ, और सुबह शाम टीवी पे देखें। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पत्रकार 5-5 करके बिक गए? 5-5 करके मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ कि बिक चुके थे। अच्छा। और उन्होंने कहा कि देखो जी हमारे तो उमेश भैया है, दूसरे ने कहा हमारे प्रणव भैया है, तीसरे ने कहा हमारी भावना दीदी है। ठीक है भाई, तुम्हारे भैया है, तुम्हारी दीदी है। पत्रकारों से जैसे अभी आपने बोला कि पत्रकार बिक गए हैं, तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल ही शायद उमेश जी ने पत्रकारों के लिए एक वीडियो डाली है। हाँ, जिसमें वो पूरा उनका समर्थन कर रहे हैं कि बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, उन्होंने तो क्या लगता है इस चीज के बाद उमेश जी? नहीं, मैं बताऊंगा उस समय क्या हुआ कि जलभराव जैसी समस्या पर समाधान देने के बजाय वो एक दूसरे को कोसने में लग गए और सारा ध्यान उन्होंने वहां से खींच लिया। और वो क्या हुआ, खींचने का काम क्या हुआ, जो मुख्य मुद्दे थे उस पर बात नहीं हुई। तो उस मुद्दे को उठाने के लिए कैसे ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब प्रणव सिंह हमेशा ये कहते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया है। तो अगर काम किया है तो जलभराव क्यों हो रहा है? प्रणव सिंह का एक बयान था कि मैं इस मोहनपुरा के जलभराव को तो घूंट भर के पी जाऊंगा। अच्छा। ऐसी बातें उन्होंने कही और वोट लेके विधायक बने, सत्ता में बैठे। और दूसरे उमेश कुमार जी ने कहा कि नहीं, मैं अल्टरनेटिव लेके आया हूं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और आप देखो ना कि खानपुर की जनता ने पूरा समर्थन दिया उन्हें, बड़े दिल खोल के। और पूरा समर्थन मिलने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा कि जो प्रणव सिंह गाड़ियां लेके घूमते हैं मैं इसके खिलाफ हूँ। और अपने आप क्या कर रहे हैं, आप खुद 5-5, 6-6 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। ये जो, और ऐसी भावना पांडे जी ने भी किया। आप जो 40-50 लाख की गाड़ी खरीदते हैं आप, और 4-4 गनर आप साथ रखते हैं, फिर 4 आप और 4 टुकार साथ लगा लेते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि आप मतलब कोई माफिया हो गए, कोई देश के राजा हो गए? आपकी जवाबदेही है, आप उसको काम करो। बार बार आप एक दूसरे के खिलाफ, वो प्रणव सिंह जी और वो एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। भाई प्रेस का काम क्या है? लड़ रहे हैं तो लड़के सिर फोड़ के मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? प्रेस क्यों दिखा रही है? तो इस बात को आपत्ति करने के लिए दूसरा मैं तो शहर विधायक की बात लूंगा। इतने सारे आरोप, इतने सारे चीज लग रही है, जांच करने के लिए कोई एजेंसी उत्तराखंड के पास नहीं है। अब धाकड़ धामी बोलते हैं कि मैं सब कुछ कर दूंगा, कहाँ कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आया कि रुड़की के विधायक के खिलाफ जो जांच होनी चाहिए थी वो हुई नहीं हुई। कितनी बिल्डिंगों पे उनको नोटिस आए हुए हैं। ये HRD जैसा विभाग मतलब बिल्कुल अंधा होकर बैठ गया और अवैध भवनों को बढ़ाया जा रहा है। और बिल्कुल आप प्रेस का काम क्या था? एक भी इलीगल बिल्डिंग बनती है तो उस पर सवाल उठने चाहिए थे। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो प्रेस रिपोर्टर है रुड़की के, वो अपना काम सही से नहीं कर रहे? नहीं, कुछ लोग हैं, वो है, वो चिन्हित है और उनको मुझे चिन्हित करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब मैं धन्यवाद दूंगा प्रणव सिंह जी का, उमेश कुमार जी का और भावना पांडे जी का। इन्होंने इनको खुद चिन्हित कर दिया। अच्छा। मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी। देखिए वक्त क्या है, समय सबसे बड़ा मरहम है। हम अपनी लड़ाई अपनी जगह लड़ रहे हैं, लेकिन अगर न्याय हमें कोई देगा तो समय भी देता है। समय बीतता गया, न्याय मिला, आज वो सब लोग सामने आ गए हैं। मुझे कम से कम अपने आप को उसमें खराब नहीं करना पड़ा। मैंने कहा कि ठीक है, आप दिखाओ। अब वो चीजें सामने आ गई। आज जो भी चीजें मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मीडिया का जो काम था, अगर वो नहीं छोड़ के दूसरा काम पे करने लगेंगे तो आप बरकरी भी अगर आप करेंगे, वोट भी आप दे देंगे, तो नेता भी आप ही बन जाओ। फिर जनता की जरूरत क्या है? बूथ कैप्चर कर लो, न्यूज तो कहीं आएगी नहीं, अधिकारी आप खरीद ही लोगे। भ्रष्ट अधिकारी को खरीदना कोई बड़ा कठिन काम थोड़ी ना है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ईमानदार अधिकारी बैठा होता है कहीं किसी कुर्सी पे, तो किसी भी सरकारी दफ्तर में। है ईमानदार? नहीं, जो आदमी सच के साथ खड़ा है। कौन, मतलब आपकी नजरों में कौन खड़ा है सच के साथ? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं कह रहा हूँ सब सच के साथ खड़े हैं, लेकिन जैसे ही वो झूठ के साथ खड़े होंगे तो पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी हमारी भी उतनी बनती है जितनी मीडिया की बनती है। मतलब अगर ऐसा ना हो,
मतलब मीडिया तो चलो कह दे कि नहीं भाई आप खराब आदमी हैं, हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे, लेकिन इधर से हम उनका ढोल बजाने लगे तो हमारे पे भी सवाल उठने चाहिए कि आप कैसे इनकी बात कर रहे हो, आप माफियाओं के साथ कैसे खड़े हो। अगर कल को मेरी पार्टी में या मैं किसी माफिया के साथ खड़ा दिखाई दूं तो यही जो प्रेस के लोग हैं यही मेरी तरफ माफिया उठाएंगे। किसे कह रहे हैं आप? देखिए मैं जानना चाहूंगी क्योंकि शुरुआत में भी आपने हाँ, माफिया शब्द का यूज किया था। देखिए माफिया मेरा बिल्कुल सीधा मंतव्य है, जो व्यक्ति कानून को ताक पे रख के आर्थिक लाभ के लिए राजनीति का इस्तेमाल करता है, इसको एक शब्द में अगर कहा जाता है तो इंग्लिश में एक शब्द है क्रोनी कैपिटलिज्म। यानी आर्थिक रूप से आप एक हर चीज को कैप्चर कर लो और फिर उसको चलाओ। ये किसी भी लोकतंत्र में संभव है, किया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र ही है उसको अपने आप वॉश आउट कर देता है, खत्म कर देगा अपने आप। लोकतंत्र की चारों शक्तियां जो है, न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, इनमें इतनी शक्तियां मौजूद है। हमारे जैसे एसडीएम ऑफिस है, एसडीएम साहब के पास इतनी ताकत है कि माफिया एक घंटे भी ना रह सके, लेकिन अगर वो जिंदा है तो मैं निश्चित रूप से आरोप लगाऊंगा कि एसडीएम जिम्मेदार है उसके लिए। अच्छा। वो भाई कैसे वो माफिया, मतलब मैं कह रहा हूँ चलो एक बिल्डिंग है जो गलत बनी है, मैं अपनी बिल्डिंग सही बना रहा हूँ ना, नियम कानून को ताक पर रखते हुए और पर्यावरण को भी और निर्माण की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखते हुए, तो दूसरे को कैसे अधिकार मिल गया गलत बनाने का? और अगर अधिकार दिया है तो भ्रष्ट अधिकारियों ने फिर पैसे लेके दिया है, निश्चित रूप से खुला आरोप है। वे अगर बिना पैसे ले दिया है तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि तुम्हारे नाम पे कोई आदमी पैसे लेके चला गया और तुम बैठे हुए देख रहे हो। तो ये चीजें देखो सामने सामने जब आएंगी तो क्या कि डेमोक्रेसी में मीडिया एक फिल्टर है। मीडिया कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन आज भी मीडिया के ऊपर विश्वास है इस देश का। वो छलनी है जो दूध का दूध और पानी का पानी करती है। तो आज भी हमें मीडिया पे विश्वास है, आज भी कार्यपालिका पे इसलिए विश्वास है कि हर दफ्तर में एक व्यक्ति जरूर ऐसा बैठा हुआ जो ईमानदारी से लड़ता है, जो सच बोल देता है, जो पोल खोल देता है, वो है। और हम अगर पार्टियों की बात करेंगे, हर दल में अच्छे लोग हैं। हालांकि अभी बीजेपी में तो जैसे बहुत सारे लोग अब बंधक से बन चुके हैं, बोल नहीं रहे, लेकिन कोई ना कोई तो बोलता है, सामने नहीं बोलेगा पीछे छुप के तो हमें बोल रहा है। और ऐसे ही हम अगर न्यायपालिका पे सवाल उठाते हैं तो ये भी देखते हैं कि न्याय भी अगर मिलेगा तो वहीं से मिलेगा। तो लोकतंत्र का कोई भी चीज पूरी तरह से खराब नहीं है, उसका सही जगह सही उपयोग हो जाए, इतना प्रयास हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। और यही सोच लेके ही हम लोगों ने अपने आप को राजनीति के प्रति समर्पित करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार के और लूट खसोट के अवसर सबके पास आते हैं, लेकिन हमने उस काले रंग की कोठरी में से खुद को बाहर रखने का काम किया। और बहुत सारे आरोप लगते हैं राजनीति में, एक बात तय मालूम, तो महिलाएं भी जब राजनीति में आएंगी तो चरित्र के और पैसे के आरोप लगेंगे। आप अपनी जगह ठीक रहो तो आपके ऊपर सवाल उठाने वाले लोगों की आंखें चुनिया जाएंगी, अगर हम अपनी सच्चाई और ईमानदारी पे खड़े रहेंगे। और सच्चाई और ईमानदारी वो ताकत है जो आपको आगे लेके जाती है। एक सवाल सर मेरा आपसे ये है कि लोग आपको आरटीआई मैन के नाम से भी जानते हैं और सुनने में भी आया है कि आप आरटीआई से सूचना प्राप्त करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्यों आप वो सूचना प्राप्त करते हैं? मतलब भ्रष्टाचार हटाने के लिए या फिर ब्लैकमेलिंग के लिए? हाँ नहीं, बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मैं कोई आरटीआई मांगता हूँ और किसी भी व्यक्ति को लगता है कि मैं ब्लैकमेलिंग कर सकता हूँ या कर रहा हूँ तो उसको अपराध ना करे। अच्छा, ना करे, छोड़ दे। मुझे क्यों दे रहे हो? मैं तो कहूंगा कि अगर कभी गलती से भी मैं हूं या मेरे नाम से कोई मांग भी रहा है तो आप मत दो ना। किस लिए दे रहे हो? मतलब मत दो, खत्म कर दो, अपराध छोड़ दो। लेकिन वो मुझ पे सवाल उठाएंगे कि मैं आरटीआई ना मांगू, यानी सच बोलने वाले को आप गलत बताना शुरू करेंगे, तो ये माफियाओं का पहला कदम होता है। इन शॉर्ट आप कहना चाहते हैं कि आप ब्लैकमेल करेंगे? नहीं, मतलब अगर आपको नहीं, मैं नहीं करता। लेकिन अगर कोई कहेगा कि मैं ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा उसको ये संदेश है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ये गलत काम मत करो। आप मुझे ब्लैकमेल करने के लिए क्यों उकसा रहे हो? आप छोड़ दो, मत करो गलत काम। और अगर मेरे एक सवाल उठाने से आप एक गलत काम करने से रुक जा रहे हैं तो आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने आपको गलत रास्ते पर जाने से रोका है। और रही बात आरटीआई की, मैं साल में मुश्किल से 10 या 12 आरटीआई मुश्किल से मांग पाता हूँ, क्योंकि बहुत महंगी होती है। इतने पैसे मेरे पास नहीं है। हम तो ईमानदारी से चलने वाले लोग हैं। तो जिस दिन ब्लैकमेलिंग का काम करेंगे तो हमारे मांगना बंद कर देंगे। देखिए, लोकतंत्र में उंगली उठाना आसान काम है, लेकिन अगर मैं एक साथ कई लोगों पे उंगली उठा रहा हूँ, मैंने आपके इस पूरे वार्तालाप में बोला, माफियाओं के खिलाफ भी बोला, मैंने जो पत्रकार गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ भी बोला, सबके खिलाफ बोला, अधिकारियों के खिलाफ भी बोला। तो ये अधिकारी कितने 1 घंटा लगेगा अगर मैं गलत काम करूंगा, मुझे मेरा इलाज कर देंगे ये। लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मैं अपनी सच्चाई और ईमानदारी की ताकत पर खड़ा हूँ। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि छेड़ने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और अगर आपने गलत काम किया है तो आप अपने अपराध से डरते हो, मुझसे नहीं डरते।
तो डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि हाँ मैं मुझसे कोई डर उनको हो सकता है, तो आप वो गलत काम ना करें। चलिए एक छोटा सा गेम मैं आपके साथ खेलूंगी। मैं आपको एक शब्द बताऊंगी, आपको उनको वन लाइन में डिस्क्राइब करना है। कोई भी एक नाम हो सकता है, आपको उसको एक शब्द में डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहला नाम मैं आपको बोलूंगी परिवार। परिवार एक शब्द है, परिवार। इसको अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगे? नहीं, फैमिली की तो कोई सीमा ही नहीं है। फैमिली में तो अगर मैं अपने बायोलॉजिकल फैमिली की बात करूँ तो मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी है। लेकिन अगर मैं फैमिली से बाहर बात करूँ तो ये शहर मेरी फैमिली है। राजनीति की बात करेंगे तो कांग्रेस मेरी फैमिली है। तो हम तो इस बहुलतावादी सोच के साथ हैं, और वास्तव में लास्ट में देखेंगे तो पूरी दुनिया हमारा एक परिवार है, सब जीव जंतु भी परिवार है। ये हमारा अध्यात्म में कहता है। नहीं, राजनीति में तो पूरी कांग्रेस पार्टी हमारा परिवार है। चलिए, प्रदीप बत्रा भ्रष्ट आदमी। अच्छा, उमेश कुमार। उमेश कुमार ब्लैकमेलर है। ठीक है, सबको पता है ब्लैकमेलर है। कोई मेरी व्यक्तिगत सोच नहीं है, ये सबकी राय के साथ है। कुंवर प्रणव सिंह। नहीं, वो ठीक है, 4 बार एमएलए रहे, अच्छे व्यक्ति है। हाँ। लेकिन अब उनकी क्षमताएं अब नहीं रही कि वो राजनीति को अपना समय दे। निशंक जी। निशंक जी एक मतलब कवि के रूप में मैं उनको जानता हूँ। हालांकि मैं जब हमारी पार्टी, मैं बीजेपी में था तो हमारे महामंत्री भी रहे, और मैंने उनको मुख्यमंत्री के रूप में भी अच्छा कार्य करते हुए देखा। लेकिन मैं उनको एक कवि के रूप में जानता हूँ। मेरे नज़र में एक अच्छे कवि है और अच्छे पिता भी हैं। वो दो बेटियों के अच्छे पिता हैं, और मैं इस रूप में उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। भावना पांडे। नहीं, भावना पांडे ने आपको ध्यान हो, उत्तराखंड की बेटी वो खुद को बताती है। मैं उनके इस शब्द को पूरी तरह से कट लगा देता हूँ। वो उत्तराखंड की बेटी नहीं है। कारण उसके बहुत सारे हैं। हाँ। लेकिन उत्तराखंड की बेटी कहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। आप चाहें तो इन तीनों लोगों को सामने बैठ के मैं इनको साबित कर सकता हूँ। उत्तराखंड की बेटी बहुत बड़ा शब्द है। अगर कभी मौका मिले कि ये तीनों लोग आपके सामने हों और डिबेट करने का अगर कभी मौका मिले तो बिल्कुल क्या आप करेंगे? बिल्कुल चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि ये तीनों लोग ताकतवर लोग हैं। ये अपनी ताकत का इस्तेमाल, जो चीजें आज आपने यहाँ पे ओपन माइंड से एकदम बिल्कुल फ्रैंकली बोल दी हैं, तो क्या आप ये सब चीजें उनके सामने बोल पाएंगे? मैं इससे भी अच्छे ढंग से बोलूंगा। अच्छा। लेकिन मैं चाहूंगा, मैं ये मेरी दिल की इच्छा ही है। हाँ। मैं इनको जो उंगली मैं जब इनकी तरफ करता हूँ तो मेरा एक सवाल होता है कि ये ताकतवर लोग हैं, इनके पास बढ़िया गाड़ियां भी हैं, बढ़िया पैसा भी है। मैं तो सिर्फ 4-5 RTA मांगता हूँ। मैं कहता हूँ कि इनको कम से कम 5-5 हज़ार RTA मांगनी चाहिए। शासन तंत्र में जहाँ गड़बड़ हो, भ्रष्टाचारों से उजागर करने का काम करें। ये खुद उसमें शामिल क्यों हो जाते हैं? ये तीनों लोग ताकतवर हैं, अपने अपने क्षेत्र के बड़े बड़े सुरमा हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल ये देश में सामाजिक न्याय के लिए करें। मुझे ये तीनों लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने कभी जीवन में सामाजिक न्याय के विषय पे कोई छोटी सी भी लड़ाई लड़ी हो तो मुझे इनका सम्मान करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन वो मेरी जानकारी में नहीं है। हो सकता है कोई की उन्होंने, तो अच्छी बात है, करी होगी तो हम उसके लिए इनका धन्यवाद देंगे। लेकिन नहीं की है, ये सच है। और अगर करेंगे तो इसका सम्मान भी करेंगे। लेकिन अगर ये डिबेट करेंगे आपके चैनल पे, मैं तो आपके चैनल पे आमंत्रित करता हूँ कि चाहे सम्मान, चाहे तीनों एक साथ आ जाए, चाहे अलग अलग आ जाए, और हम इनके यहाँ चले जाएंगे हाथ जोड़ते हुए कि भाई साहब हमारी बात सुन लो आप। हाँ। और ज्योति बिष्ट जी एक अच्छी पत्रकार है। हाँ। और इनके सवाल जो है निष्पक्ष है, मजबूत है। तो आप कम से कम इनके सामने हमसे बात कर लो। कम से कम हमारे क्षेत्र के लोगों को जानने का अधिकार तो मिले कि जो मेरे आरोप है वो सच्चे हैं, झूठे हैं। हो सकता है आप मेरे आरोप झूठे हो, मुझे झूठे साबित करके आप बताएं कि आपने लोकतंत्र के लिए, क्षेत्र के नागरिकों के लिए, रोजगार के लिए, कारोबार, इंडस्ट्री, किसी भी क्षेत्र के लिए कुछ तो किया ही होगा। बिल्कुल। मैं 200 मीटर की सड़क बना दी आपने विधायक निधि के पैसे से, ये कोई विकास कार्य नहीं है। आप बताएं ना कि आपके विशेष प्रयासों से क्या हुआ, आपके होने से क्या हुआ। केमिस्ट्री में 2 चीजें होती हैं, एक सीधी रिएक्शन होती है, एक कैटलिस्ट होते हैं। आप विधायक का पद, सांसद का पद, ये जो लोग होते हैं, या भावना पांडे जी भी हैं, ये एक इन्फ्लुएंसर है। ये समाज को उस दिशा में ले जा सकते हैं, लेकिन नहीं ले जा रहे हैं, ये सच है। इसलिए मिमिक्री भी करनी पड़ी, मजबूरी में करनी पड़ी। लेकिन मैं हमेशा व्यक्तिगत जीवन में किसी की आलोचना से बचता हूँ, और लेकिन आलोचना अगर देश के हित में है तो मेरी जिम्मेदारी भी है। तो अंत में अपने परिवार को और रुड़की की जनता को, साथ ही साथ नेताओं को, और जैसे कि बात चल रही थी पत्रकारों को, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं देखिए, मैं पत्रकारों से शुरू करूंगा। सभी पत्रकार, जब हम आरोप लगाते हैं तो सच्चाई ये भी, बहुत से पत्रकार रुड़की के ऐसे हैं, कभी उन्होंने मुझसे कोई भी छोटी सी आशा भी नहीं रखी और हमेशा सहयोग किया है।
एक काम की हम जो काम करते हैं उसको दिखाने में और हमारी पहचान बनाने में उन लोगों का बहुत योगदान रहा है। जो लोगों का योगदान नहीं रहा है, मैं चाहूंगा कि वो भी अपना योगदान देश हित में दे। मुझे छोड़ दें, चलो मुझे मत दिखाए, किसी और को दिखाए, लेकिन उन मुद्दों पे काम करें जिस पे हम कर रहे हैं। साथ ही जो लोग हैं, अब परिवार तो ये कि हमारे परिवार मेरे साथ है और मैंने हमेशा अपने घर से राजनीति के रूप के लिए हमेशा सहमति ली है और मजबूती मिली है मुझे। लेकिन ये जो रुड़की का परिवार है, रुड़की में जब मैं राजनीतिक रूप से देखता हूँ तो बीजेपी, कांग्रेस और सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो सब मुझे अपने से लगते हैं। मुझे कहीं उनमें राजनीतिक सीमा नहीं दिखाई देती। कई बार हम किसी विषय बहस भी करते हैं, लड़ते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनापन है। रुड़की की राजनीति अपनेपन की राजनीति है, प्यार वाली राजनीति है, प्रेम वाली राजनीति है। वो बनी रहे और इस तरह के लोगों जो बाहर से आके डिस्टर्ब करेंगे या अंदर से कुछ लोग उनका सहयोग करेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा अपने आप को मैच्योर लाएं, थोड़ी अध्ययन करके देख लें और सच्चाई के साथ खड़े हो, ईमानदारी के साथ खड़े हो और रुड़की को सुंदर बनाने में और शिक्षित नगरी पूरी दुनिया में बने, इसकी पहचान जो और मजबूत हो। ऐसा ना हो कि किसी जगह के लोग हमें शिक्षा की नगरी के रूप में जानते हैं और यहाँ पे आके उनके मन में हमारे प्रति एक भावना आए, कहने ये लोग कैसे लोग हैं, कैसे काम करते हैं, तो वो ना आए। मतलब उन्हें लगे कि अच्छा है कि जैसा नाम सुना था वैसा ही है। अगर मथुरा के पेड़े प्रसिद्ध हैं तो जाने के बाद वो मीठे लगने भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी के नेता आशीष सैनी जी और मैं हूं आपके साथ ज्योति बिष्ट। देखते रहिए ट्रस्टेड टॉक। धन्यवाद। थैंक यू।